फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन न्यू चैनल ऑयल फील्ड टेक्नीशियन। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही के बेल के आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हर रोज़ नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम जो कंप्रेस एयर है रिग पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिग पे हर रिग पे आपको दो टाइप के कंप्रेसर मिलेंगे। एक पहले मैंने बताया था कि स्क्रू कंप्रेसर, और दूसरा होता है कि मैकेनिकल, जिसको कोल्ड स्टार्ट कंप्रेसर भी कहते हैं। ये कंप्रेसर जो होता है स्क्रू कंप्रेसर, एक्चुअली सॉरी मैंने स्क्रू कंप्रेसर पहले बोला, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर और मैकेनिकल कंप्रेसर है। मैकेनिकल कंप्रेसर को कोल्ड स्टार्ट कंप्रेसर भी कहते हैं। किसी किसी रिग पे आपको 3 इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर भी मिल जाएंगे, बट नॉर्मली यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर ही मिलेंगे। तो ये जो कंप्रेसर होते हैं, ये कंप्रेसर होते हैं आपको स्क्रू टाइप के। स्क्रू मतलब इसमें एक मेल लोब होता है और फीमेल लोब होता है। ये जब रोटेट होते हैं एक साथ तो वो जो है उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, और एयर ट्रैप होने के बाद जो एयर है वो कंप्रेस होके ऑयल और एयर दोनों एक साथ एयर रिसीवर टैंक पे जाते हैं, जिसको रिजर्वायर टैंक बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक एयर एंड ऑयल सेपरेटर होता है, जिसकी मदद से एयर और ऑयल जो सेपरेट होते हैं। कभी कभी ये सेपरेटर अगर डैमेज होता है या इसके नीचे भी एक सील दिया होता है, वो सील अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से जो ऑयल है सेपरेटर के अंदर से होते हुए मेन लाइन में चला जाता है। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है कि कंप्रेसर से एक फ्री एयर डिलीवरी करना। जो मेरे रिग में जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो CPC 75, जो 75 HP का मोटर है इस पे, और इसकी जो फ्री एयर डिलीवरी कैपेसिटी है वो है 287 CFM। तो आप सभी को पता होगा, शायद ना भी पता हो, कि रिग के लिए एयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। पहले जो कन्वेंशनल ड्रॉबॉक्स थे उसमें जब आप एयर अप्लाई करते थे तो डायफ्राम एक्सपांड होता था, और जो उसको क्लच बोलते हैं, क्लच एक्सपांड होके उसका शू जो है ब्रेक को पकड़ता था और ड्रम रोटेट होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि आजकल जो NOV के 10SD वाले जो मॉडल हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ADS 10SD ऑटोमेटिक ड्रॉबॉक्स सिस्टम, उसमें क्या होता है आपको वो मल्टीपल डिस्क ब्रेक्स टाइप है। उसमें फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट होते हैं, साथ ही स्प्रिंग लोडेड होते हैं, उसके अंदर कुछ स्प्रिंग होते हैं। वो स्प्रिंग जब वहाँ पे एक डायफ्राम भी होता है, ऐसा नहीं है, एक डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम में जब एयर नहीं मिलता है तो वो स्प्रिंग जो है उसको ब्रेक की तरफ ठेलते हैं और ब्रेक अप्लाई हो जाता है। उस स्प्रिंग को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे एयर कंटिन्यूस ज़रूरत होता है 120 to 140 PSI। तो ये सेफ जोन है, 140 150 PSI ये सेफ जोन है। तो एयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ड्रॉबॉक्स को क्लच ऑपरेट करने के लिए भी आपको एयर की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल जो ऑटोमेटिक ड्रॉबॉक्स सिस्टम है वो तो मोटर से रोटेट होते हैं, तो उसमें आपको एयर बस ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, नो एयर इज़ सेफ़। क्योंकि जब आपके सिस्टम में एयर नहीं होगा तो आपका इमरजेंसी लग जाएगा। पहले क्या होता था, अगर आपका सिस्टम में एयर नहीं होता था तो क्या होता था, आपका क्लच एक्टिव नहीं होता था और ड्रम नहीं घूम पाएगा। लेकिन आजकल जो ADS सिस्टम है उसमें क्लच को रोटेट करने के लिए आपको मोटर की ज़रूरत पड़ती है। एयर जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो वाई ड्राई एंड क्लीन compressed air is necessary for pneumatic system? Atmospheric air contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor like other gases. चलिए आगे देखते हैं, प्रॉब्लम विद कंटेमिनेटेड और कंटेमिनेशन ऑफ एयर न्यूमेटिक सिस्टम ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ एयर। जो एयर में अगर कंटेमिनेशन होता है या पानी होता है, वो जो आगे चल के आपके जितने भी न्यूमेटिक इक्विपमेंट है और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको वो ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि एक क्विक रिलीज वाल्व होता है क्लच के लिए, उस
क्विक रिलीज वाल्व का क्या काम होता है, वो एक्चुअली टू वे वाल्व के जैसा काम करता है। उस पर जब आप एयर अप्लाई करोगे तब क्या होता है कि उसके अंदर जो एक डायफ्राम होता है वो जाके चिपक जाने के कारण अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, और जैसे ही आप एयर बंद कर देते हो तो वो बैक आ जाता है और सारा एयर बाहर आ जाता है, उससे क्लच छूट जाता है। तो उस टाइप के जो भी है कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें एयर में अगर पानी कंटेमिनेटेड होता है तो वो उन चीज़ों को ख़राब कर देता है। जैसे आप देखोगे कि जो ड्रिलिंग कंसोल होता है वहाँ पे एक पर्जिंग यूनिट लगा होता है। उस पर्जिंग यूनिट का काम ये होता है कि वो एक्चुअल में आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको क्लीन करने के लिए काम आता है ड्रिलर कंसोल पे। लेकिन अगर उस पर आप सोचो कि अगर पानी आने लग गया तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके बाद आप देखो कोरोजन होता है पानी की वजह से, ये आपको सबको मालूम है। फिर प्रेशर लॉस भी होता है। फिर इंक्रीज ऑफ टूल वेयर, जो टूल वेयर होता है बिगड़ने का चांसेस वो ज़्यादा होता है। फॉल्ट ऑफ न्यूमेटिक काउंटर, न्यूमेटिक वाल्व्स ख़राब हो जाते हैं। डिले इन रेस्पॉन्स सही नहीं हो पाता। एक्सेसिव डाउन टाइम भी हो जाता है। फिर देखते हैं कि वाई कंप्रेस एयर नीडेड। कंप्रेस एयर इज नीडेड कैरी एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एरियाज, जनरल एप्लीकेशन, पावर एप्लीकेशन, प्रोसेस एप्लीकेशन, कंट्रोल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ रीग जो है पावर एप्लीकेशन में स्टार्ट इन इंजन, एंगेजिंग क्लच। कंट्रोल एप्लीकेशन में डीलर कंसोल है। टाइप्स ऑफ वाल्व जो यूज़ होते हैं उसमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ होते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व यूज़ होते हैं, प्रेशर कंट्रोल वाल्व यूज़ होते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व और शट ऑफ वाल्व भी यूज़ होते हैं। एक बटरफ्लाई जो वाल्व होता है मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहूँगा न्यूमेटिक सिस्टम के लिए जब बात कर रहे हैं। एक बटरफ्लाई वाल्व जो होता है वो लिक्विड के लिए यूज़ होता है, वो तो आपने देखा ही होगा, उसमें हैंडल होता है। लेकिन एक इंजन के जो सक्शन होता है एयर इनलेट का सक्शन, वहाँ पे भी एक बटरफ्लाई वाल्व यूज़ होता है। लेकिन ये जो बटरफ्लाई ये न्यूमेटिक वाला बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई जब आप एक्टिव करते हो तो इंजन का जो एयर इनलेट होता है उसको ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका इंजन तुरंत बंद हो जाता है। यही सेम काम इलेक्ट्रॉनिक्स में शट ऑफ वाल्व करता है। जो कैटरपिलर के इंजन होते हैं वहाँ पे कुछ शटर वाल्व लगे होते हैं दोनों साइड पे दो शटर वाल्व लगे होते हैं जिसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जाता है। अगर आप इमरजेंसी मारते हो या आपका कोई प्रॉब्लम होता है एयर इनलेट में या आपका इंजन एयर नहीं ले पाता है, उस टाइम में वो शट ऑफ वाल्व बंद हो जाएगा और आपका इंजन भी बंद हो जाएगा। तो 5 टाइप के वाल्व्स हमने डिस्कस कर लिए। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, शट ऑफ वाल्व। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे फोटोज मिल जाएंगे, आप ये इसी को देख लेना। शटल वाल्व है, फिर आपका चेक वाल्व है। चेक वाल्व और एनआरवी काइंड ऑफ सेम ही है ये दोनों। एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसर ड्यूरिंग रिग इक्विपमेंट। ठीक है, मेन पावर पैक का इंजन जो है उसके लिए आपको मिनिमम 8 kg का एयर चाहिए होता है। ठीक है, फिर ड्रॉ बॉक्स में जो क्लच होते हैं उसके लिए चाहिए होता है। फिर आप इधर आइए, आपको आईआरडी के लिए भी चाहिए होता है। आईआरडी जो होता है इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव, रोटरी को ड्राइव करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इक्विपमेंट लगाया जाता है, उसमें खुद का ही मोटर होता है। आपको ड्रॉ बॉक्स से पावर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको आईआरडी बोलते हैं। उसमें भी क्लच होता है जो आपके डीलर कंसोल से ऑपरेट हो सकता है या होता है क्योंकि उसको रोटरी ब्रेक भी होता है, आपके फुट पेडल पे होता है वो जो आपका डीलर कंसोल पे जो मैं कन्वेंशनल ड्रॉ बॉक्स की बात कर रहा हूँ। जो फुट पेडल होता है उसके सामने एक ब्रेक भी होता है। फिर बीओपी के लिए भी चाहिए होता है एयर विंच के लिए चाहिए होता है कैली स्पिनर, पाइप स्पिनर, पर्जिंग इलेक्ट्रिकल पैनल ऑफ डीलर कंसोल पे एक पर्जिंग इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, मैंने आपको भी बताया हुआ है। सेलर पिट क्लीनिंग के लिए पंप्स आते हैं, उसको डायफ्राम पंप बोला जाता है, तो आपने देखा ही होगा। हाँ, एयर हॉर्न जो है वो बहुत ही नेसेसरी चीज़ है रिग पे, ये सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लीनिंग केसिंग पाइप ऑफ ड्रिल पाइप का जो क्लीनिंग करना होता है या केसिंग का, उसके लिए एयर का यूज़ किया जाता है। एयर थ्रू एयर उसको क्लीन किया जाता है। फिर आप ये देख सकते हैं, ये एयर फ्लो डायग्राम है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। पावर पैक दिख रहा है, एयर ड्रायर दिख रहा है, रिसीवर टैंक, एयर रिसीवर टैंक,
फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर कंप्रेसर है यहाँ पे। तो ऐसा टाइप का सिस्टम होता है। ये कंप्रेसर से निकल के रिसीवर टैंक पे जा रहा है, फिर एयर ड्रायर से होते हुए इंजन में जा रहा है, फिर यहाँ से एक रिसीवर टैंक पे होते हुए सारे इक्विपमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे। जो आपका स्क्रू कंप्रेसर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर होते हैं वो जो होते हैं डायनेमिक कंप्रेसर होते हैं, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, एक ही नहीं रहता। रेसिप्रोकेटिंग मीन्स आपका जिसका मोशन अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। जैसे हमारा जो मड पंप होता है उसका मोशन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है। ये जो है ड्रिलिंग rig are equipped with two types of compressor utility house in Kaveri ऐसे they are MS Elgi make screw compressor and the reciprocating compressor MS खोलसा make screw compressor। बट मेरे पास जो है वो CPC 75 है, एलगी का नहीं है, CPC 75 है। तो जो एलगी कंप्रेसर है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मॉडल नंबर है, HP मोटर मिल जाएगा। फ्री एयर डिलीवरी जो है 250 है, ठीक है। और जो वर्किंग प्रेशर है 10 kg है, जो कि होता है 150 PSI, ठीक है। 7 kg में होता है 100 PSI। ऑयल का जो सम कैपेसिटी है 100 लीटर है, हमारा 100 लीटर तो नहीं है बट 50 लीटर के आसपास है। उसके बाद आपका जो ऑयल फिल कैपेसिटी है वो है 24 लीटर। तो बाकी इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 12 मिनट का हो चुका है। तो चलिए अगले वीडियो में हम वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रू कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरी वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।